सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो होम साइंस विषय है यानी गृह विज्ञान विषय है, तो इस विषय के चैप्टर नंबर 8 भोजन तैयार करना, इस चैप्टर को मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है। तो अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है होम साइंस की, वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और यहाँ हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करेंगे। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बाकी 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिए हैं, तो उस वीडियो को भी आप विजिट कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। तो ये देखिए, आपका चैप्टर नंबर 8 है भोजन तैयार करना। तो पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो MCQ के अकॉर्डिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाने में काम आने वाले डिब्बों का रंग कैसा होता है? तो आपको बताना है कि जब सौर ऊर्जा के अंदर हम भोजन पकाते हैं, उसके डिब्बों का रंग कैसा होता है, लाल, काला, सफ़ेद या फिर पीला? तो इसका आंसर है काला, क्योंकि सौर ऊर्जा में जब भोजन पकाया जाता है तो उनके जो डब्बे होते हैं उसका रंग काला किया जाता है, क्योंकि काला रंग जो है वो सूरज की किरणों को यानी कि तपन को, गर्माहट को ज़्यादा अवशोषित करता है, जिससे वो भोजन पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय किरणें। तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्युत चुम्बकीय किरणें। क्योंकि जो माइक्रोवेव में जब खाना बनाया जाता है तो उसके अंदर जो भोजन पकता है तो उसमें कुछ आवृत्ति वाली किरणें होती है जो उच्च आवृत्ति वाली होती है। आवृत्ति यानी बार बार वो उच्च आवृत्ति वाली किरणें उसमें आती है, जिससे उसका पानी कंपन करता है उस भोजन का और वो भोजन पक जाता है। तो वो आएगी विद्युत चुम्बकीय किरणें, उसके अंतर्गत आती है। प्रश्न 3 है, जिसमें हमें सत्य असत्य कथन बताना है। पहला है, ग्रिल करना या सेकना भोजन को सूक्ष्म ताप द्वारा पकाने की विधि है। तो ये वाक्य सत्य है, क्योंकि ग्रिल करना, सेकना एक सूक्ष्म ताप वाली विधि है, यानी कि उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा ही आप कोयले पर या आंच पर जो है ग्रिल का मतलब हुआ कि एक सीख के अंदर इसको डाल के सीधा ही आंच के ऊपर सेका जाता है। जैसे आप देखते हो सीख कबाब वगैरह है ना, वो इसी तरह पकाई जाती है। सेकंड है, भोजन को वाष्प द्वारा पकाना केवल प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही संभव है। तो ये भी सत्य है कि भोजन को वाष्प द्वारा पकाते हुए प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही होता है। बेक करते समय भोजन गर्म हवा द्वारा पकता है। तो ये वाक्य भी सत्य है। जब हम किसी भी वस्तु को बेक करते हैं, जैसे कि आपके तंदूरी रोटी है या फिर आपके बेकरी के अंदर जो टोस्ट बनता है, केक बनते हैं, तो ये सारे ही जो आइटम बनते हैं, जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, उनको बेक किया जाता है। तो बेक के अंदर क्या होती है, वहाँ की गर्म हवा हो जाती है और उस भोज्य पदार्थ को पका देती है। अगला है, भोजन को उबालने के लिए पानी का हमेशा उबलते रहना आवश्यक है। तो ये भी सत्य है कि उबालते समय जब हम भोजन को उबालते हैं तो उबलते के अंदर जो उसको पकाना है उस भोजन को, तो पानी का उबलना जरूरी है। अगला है, खदखदाना कम तापमान पर किया जाता है। तो ये भी सत्य है, खदखदाने हल्के कम आंच पर, धीमी आंच पर हम उसको खदखदाते हैं यानी सिजाते हैं। तो ये वाक्य सत्य है। अगला प्रश्न है, टोस्टिंग का अर्थ है भोजन को चारों तरफ से भूरा करना। तो ये वाक्य भी सत्य है। जब आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो चारों तरफ से उसको भूरी कर देते हैं। टोस्टिंग के लिए अलग से भी यंत्र आता है, यानी कि अलग से सांचा आता है जिसके अंदर उसको डाल के और उसको आँच के ऊपर सेका जाता है और वो चारों तरफ से जो है ब्राउन हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित के पकाने की विधियों के नाम लिखिए। सीख कबाब, तो सीख कबाब जो है स्प्लिट रोस्टिंग होता है, यानी उसके अंदर जो सीख डाल के सीधा ही उसको आँच के ऊपर सेका जाता है। बिस्किट और केक ये भी भट्टी में पकाना होता है और साथ में इसको बेक भी किया जाता है, बेकरी के अंदर ही पकाया जाता है। पॉपकॉर्न पैन या बर्तन में पकाना है, तो पॉपकॉर्न को पैन या बर्तन में पका सकते हैं। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसके उत्तर हमें कम से कम 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत देने होते हैं। वो हम आंसर इसके देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच एक समानता एवं भेद बताइए। स्ट्यू करना और खदखदाना, छीलना और ब्लांच करना। अगला है, श्रेडिंग और कद्दूकस करना। अगला है, पीसना और मसलना। तो ये जो है उनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो उत्तर है स्ट्यू करना और खदखदाना। तो दोनों ही धीमी आंच पर और कम पानी में पकाए जाते हैं। स्ट्यू करने में ढककर, परंतु खदखदाने में बर्तन को खुला रख कर पकाते हैं। तो दोनों ही में क्या होता है, धीमी आंच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। स्ट्यू में क्या करते हैं कि स्ट्यू के अंदर ढककर बनाते हैं, जबकि जो खदखदाना होता है उसके अंतर्गत बर्तन को खुला रखा जाता है और उसको खदखदाया जाता है। छीलना और ब्लांच करना, तो छीलना और ब्लांच करने में क्या होता है कि चाकू की सहायता से छिलका उतारा जाता है। छीलने में क्या करता है, चाकू की सहायता से हम छिलका उतारते हैं। और ब्लांचिंग के अंदर पहले गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में डुबोकर छिलका उतारते हैं। जैसे हम टमाटर वगैरह होता है तो गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो उसका छिलका नरम पड़ जाता है ना, और फिर उसको ठंडे पानी में डालते हैं, फिर उसके छिलके को उतारते हैं।
दोनों में समानता ये है कि दोनों में छिलका उतारा जाता है। अगला है कद्दूकस करना, भोजन को बहुत बारीक टुकड़ों में बदलना, तो ये कद्दूकस करना कहलाता है। स्ट्रेडिंग करना चाकू की सहायता से किया जाता है और कद्दूकस मशीन की सहायता से किया जाता है। तो ये स्ट्रेडिंग के तो बारीक बारीक उसको काटा जाता है जो कि चाकू की सहायता से होता है, और कद्दूकस मशीन की सहायता से होता है। पीसना और मसलना, पीसना जो है वो भोजन की लोई या पेस्ट बनाना होता है, कि भोजन कितना पीस दिया कि उसको इसकी लोई बना दी, ठीक है। मसलना क्या होता है, भोजन को मुलायम बनाकर दबाव से पेस्ट बनाते हैं। समानता दोनों का ही पेस्ट बनाया जाता है, चाहे आपको पीसना हो या मसलना हो, दोनों में ही पेस्ट बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भोजन पकाने के कोई 5 कारण बताइए कि हम भोजन को क्यों पकाते हैं, इसके कोई हमें 5 कारण बताने हैं। तो यह है कि भोजन मुलायम, नरम, आसानी से चबने वाला व पाचनशील हो जाता है। जब भोजन को पकाया जाता है तो भोजन पकने से मुलायम हो जाता है, पाचनशील हो जाता है, आसानी से पचने वाला हो जाता है। ताप हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर भोजन को सुरक्षित और कीटाणु रहित बनाता है। जब ताप दिया जाता है, भोजन जब पकता है तो गर्म होता है, पकाने के लिए उसको गर्माहट चाहिए, तो जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। पकाने से विभिन्न भोज्य पदार्थ देखने में आकर्षक और रुचिकर लगते हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। स्टार्च युक्त अन्न के दानों से पकाने पर स्टार्च मुक्त होकर भोजन को अत्यधिक पाचनशील बनाता है। जो भी स्टार्च युक्त जो अन्न होता है, जब उसको पका दिया जाता है तो उसके दानों में से स्टार्च निकल जाता है, जिसकी वजह से वो जो भोजन है, वो अन्न है, वो पचाने वाला हो जाता है। वरना हम स्टार्च उच खाएंगे तो हमारे पचने में कठिनाई होती है। अगला है, पाक कला से आप भोजन में विविधता ला सकते हैं। तो अगर जब हम पाक कला जानते हैं, भोजन को पकाना जानते हैं, विविध तरीके से भोजन को पकाते हैं, उबालना है, सूक्ष्म विधि से पकाना है, तलना है, ठीक है, तो उससे भोजन में विविधता आती है। प्रश्न संख्या 3 है, तांबे के तले वाले बर्तन भोजन पकाने के लिए क्यों अच्छे माने जाते हैं। तो उत्तर है, तांबे के तले वाले बर्तन भोजन पकाने के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि तांबे में एंटी फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे इसमें पका खाना जोड़ों के दर्द और पेट की सूजन की समस्या को कम करता है। जब तांबे के तले वाले बर्तन में भोजन पकाया जाता है तो इसमें बना हुआ जो खाना होता है वो क्या करता है कि उसमें तांबे के अंदर एंटी फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे पका खाना जो होता है वो जोड़ों का दर्द है, पेट की सूजन है, इन समस्याओं को कम करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, गहरी तथा उथली विधि द्वारा तलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तलना, देखो तलने में 2 तरीके काम आते हैं, एक तो गहरे यानी डिप करके तलना, और एक उथली यानी कम तेल में तलना। गहरी विधि में तलने में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ पूरी तरीके से तेल में डूब जाता है, जैसे कि पकौड़ा है, समोसे है, कचौरियाँ है, ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं। पूड़ियाँ है जो कि डिप तेल में तली जाती है, यानी गहरे तेल में तली जाती है। उथली विधि में जैसा पराठा वगैरह बनाते हो, है ना, आमलेट वगैरह बनाते हो, हल्का सा तेल तवे पर लगाते हैं और वो जो खाद्य पदार्थ है उस तेल में पक जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। गहरी विधि में, इस विधि में भोजन को कढ़ाई या गहरे फ्राइंग पैन में गर्म तेल में सुनहरे भूरे होने तक डुबो के रखा जाता है। विशेष प्रकार के पानी का इस्तेमाल कर भोजन पक जाने के बाद अतिरिक्त चिकनाई निकालने के लिए किया जाता है। उथली विधि द्वारा तलना, इस विधि में भोजन को उथले बर्तन जैसे कि तवा या फ्राई पैन में पकाते हैं। भोजन को आंशिक रूप से तेल में डुबाया जाता है, हल्का तेल उस पर लगाते हैं। यह केवल बाहरी हिस्से तेल में संपर्क में आता है। डोसा, पराठा, चिल्ला, आमलेट और टिक्की आदि उथली विधि द्वारा पकाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भोजन को तलते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो उत्तर है, भोजन को तलते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो, इसे क्वेश्चन आंसर को आप अपने नोटबुक में नोट करते हो, तो ये फुल गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। हाँ, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, वो अलग बात है। थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जबकि चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी इस क्वेश्चनों के अंदर आ चुकी है। इससे बाहर अधिकतर जाता ही नहीं है। अगर विद्यार्थियों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, जो भी चाहे मैंने 7 पाठों के डाल रखे हैं, तो उनको समझ में आया होगा। या फिर क्लास 10th के अंतर्गत जो होम साइंस की वीडियो डाली हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डाली हुई है, जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के जाते हैं, अधिकतर उनके कमेंट भी आते हैं, व्हाट्सएप से हमसे जुड़े रहते हैं, तो बताते हैं कि क्वेश्चन हम उन वीडियो से तैयारी करके गए, हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता पास होने का, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर पढ़िए, है ना, आप वीडियो से पढ़िए, आप इनको देखकर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको तैयारी रहेगी। आप नोट करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके लिखने में अशुद्धियाँ दूर होगी, जो कि आपके एग्जाम टाइम में आपके बहुत लाभदायक रहेगा।
तो बढ़ते हैं आगे कि भोजन को तलते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो भोजन को तलते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, हम जब भोजन को तलते हैं तो कुछ सावधानी रखते हैं क्या, कि कढ़ाई को 2/3 भाग से अधिक ना भरें। कढ़ाई में जब तेल डालते हैं तो उसको 2/3 भाग से ज़्यादा नहीं भरना होता है, वरना फिर वो तेल जो उबलता है या फिर जो खाद्य पदार्थ उसमें तला जाता है वो बाहर निकलने लग जाता है, जिससे जलने का खतरा रहता है। तले तेल में धुआं उठने पर तुरंत आँच धीमी कर दें। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, धुआं उठने लगता है, तो आँच को धीमा कर देना चाहिए। भोजन को सावधानी से कढ़ाई में पलटना चाहिए ताकि गर्म तेल की छींटे न पड़ें। जब भी हम तलते हैं तो भोजन को सावधानी से जो है कढ़ाई में पलटें ताकि भोजन के छींटे हमारे हाथ वगैरह पर ना पड़े, वरना हम जल सकते हैं। ठीक है। अगला है भोजन को अधिक न तलें। ज़्यादा भोजन तलोगे तो भोजन जो है कड़ा हो जाएगा, घेरा हो जाएगा, वो जलने लगेगा। एक ही घी या तेल का बार बार प्रयोग न करें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जब हम एक बार तल लेते हैं तो उसको फिर बार बार उसी का उपयोग हमें तलने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, नूडल्स की एक स्वादिष्ट प्लेट तैयार करने में विक्रेता पकाने की किस पद्धति का प्रयोग करता है। तो उत्तर है साटे करना। तो साटे करने वाली जो विधि होती है जिसमें हल्का सा तेल के अंदर, हल्के से पानी के अंदर उस नूडल्स को पकाया जाता है। तो साटे करना, नूडल्स साटे विधि से ही पकाए जाते हैं। भोजन पकाने की ये एक लाभकारी विधि है। इसमें भोजन के पोषक तत्व और स्वाद बने रहते हैं। प्रश्न 7 है, समोसा बनाने हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए। तो जब हम समोसा बनाते हैं तो हम क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो है 2 कप मैदा, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा कप तेल, आधा टीस्पून नमक, आधा गिलास पानी। भरावन के लिए यानी कि समोसे के अंदर, ये तो देखो आटा गूंथते हैं, मैदा वगैरह हम गूंथते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ हम डालते हैं। अब उसके अंदर भरने के लिए क्या चाहिए कि 2 स्पून तेल, 1 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून सौंफ है, 1 चुटकी हींग। तो धनिया है जो साबुत धनिया हो सकता है जिसको आप क्रश करके डालोगे, 1 चुटकी हींग, अदरक कटी हुई, मटर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, आलू। तो इनको हम मिक्स करके भरावन के लिए काम में लेते हैं। अन्य सामग्री पानी और तलने के लिए चाहिए। तो पानी हमें थोड़ा उसको चिपकाने के लिए चाहिए होता है। हम उस मसाले को भरते हैं जो गोलियां बनाकर, उसको फिर पैक करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, आटा गूंदने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और साथ में ही तलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8 है, सब्जियों का मिला जुला पुलाव बनाते समय पोषक तत्वों की क्षति को बचाने हेतु आप कौन सी सावधानी बरतोगे। तो उत्तर है, सब्जियों का मिला जुला पुलाव बनाते समय पोषक तत्वों की क्षति को बचाने हेतु हम निम्न प्रकार से सावधानी बरतेंगे। पहला है, हमेशा सब्जियों को पहले धोए और फिर उन्हें काट लें। पहले क्या करना है, सब्जियों को धोना है, फिर उन्हें काटना है। दूसरा, सब्जियों को बहुत छोटे टुकड़ों में ना काटें क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो अधिकांश पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तीसरा है, सब्जियों को कम पानी की मात्रा में पकाएं। चौथा है, भोजन को भाप से में ढककर पकाएं। भोजन को हमेशा भाप में ढककर पकाना चाहिए। अगला है, भोजन को दोबारा गर्म करने से बचें क्योंकि ये पोषक तत्वों की रासायनिक संरचना को नष्ट कर देता है। जब हम भोजन को बार बार गर्म करते हैं, इतना ही पकाएं जो एक बार हमें खाने में आ जाए। अगर हम बार बार भोजन को गर्म करते हैं तो भोजन का जो पोषक तत्व है, उसकी जो रासायनिक संरचना होती है पोषक तत्वों की, वो नष्ट होने लगती है। प्रश्न 9 है, मोहन कम लागत कीमत में स्वस्थ भोजन पकाना चाहती है, उसे 8 सुझाव दीजिए। तो उत्तर है, 8 सुझाव इस प्रकार है कि कम लागत में वह स्वास्थ्यवर्धक भोजन बना ले। तो वो पहला है, फल व सब्जियों को अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाएं। साबुत अनाजों का प्रयोग करें। वेजिटेबल ऑयल कम मात्रा में प्रयोग करें। सब्जियों को कम पानी की मात्रा में पकाएं। खाना बनाते समय गैस धीमी आंच पर रखें। खाने में अनाज की मात्रा 20% से ज़्यादा ना हो। खाने में अनाज हम 20% ही खाएं। सब्जियों का, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाजार की खाद्य सामग्री का कम से कम प्रयोग करें। वसा, नमक और चीनी से भरपूर जंक फूड को हटा दें। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए की गई पूर्व तैयारी के क्रियाकलापों की सूची बनाइए। तो उत्तर है कि कुछ खाने को हमें बनाने का तरीका बताना। जैसे पालक पकौड़ा है, तो पालक को काटने से पहले धोना चाहिए। पालक को चाकू की सहायता छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए। बेसन को किसी बर्तन में छानकर निकालें। बेसन में पानी मिलाकर घोल तैयार करें। घोल में लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, मसाला डालें। कटे हुए पालक को बेसन के घोल में मिक्स करें। मूली का पराठा, अब हम मूली का पराठा भी देखेंगे कैसे बनाते हैं। कि मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटे में थोड़ा सा तेल डालकर आटा गूंथना चाहिए। मूली को अच्छे से धोकर छील कर रखना चाहिए। स्टफिंग तैयार करने के लिए मूली को निचोड़कर बाउल में निकाल ले। उसमें कटी हुई हरी मिर्च मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया इसमें मिलाए और फिर हमें आटे के अंदर इसको बेलना है।
प्रश्न संख्या 11 है, भोजन पकाने की निम्नलिखित विधियों पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उबालना, स्ट्यू करना, खदखदाना, भाप द्वारा पकाना। इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भोजन पकाने की विधियां हैं। तो पहला देखेंगे उबालना। तो खाद्य पदार्थ को गर्म पानी की पर्याप्त मात्रा में उबालें, खाद्य पदार्थ को गर्म पानी की पर्याप्त मात्रा में डुबोए। देखो, उबालने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है वो पर्याप्त रूप से उस पानी में डूब जाए, उतना हमें पानी चाहिए। क्वथनांक ताप यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबाला जाता है। भोज्य पदार्थ के पकने पर यही तापमान रखा जाता है। उदाहरणार्थ आलू के उबालना। तो जब आलू उबालते हैं तो उसका क्वथनांक है, यानी उबलने वाला जो तापमान है वो 100 डिग्री से 212 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि फ़ारेनहाइट हो जाता है। आपने देखा होगा कि थोड़ी देर उबालने पर कड़ा आलू मुलायम हो जाता है। आप किसी भी कड़े सख्त भोजन पदार्थ को उबालकर मुलायम बना सकते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्यू करना। तो स्ट्यू करने में क्या होता है कि ढक्कनदार बर्तन में भोजन पकाने की सरल विधि है। भोज्य पदार्थ को थोड़े पानी में धीमी आंच पर पकाते हैं। बर्तन में उत्पन्न होने वाली भाप भोजन को मुलायम बनाने में पकाने में सहायक होती है। नोट, अगर हम स्ट्यू करते समय भोज्य पदार्थ को उबाल देते हैं तो ये भोजन तत्वों को नष्ट कर देता है। इस विधि का उपयोग मांस के गर्म टुकड़ों, सब्जियों, फलों जैसे सेब, आड़ू आदि को पकाने में किया जाता है। खदखदाना। इस विधि में भोजन पदार्थ को क्वथनांक ताप से कम तापमान पर पानी में के माध्यम से पकाते हैं। उदाहरणार्थ कढ़ी और खीर बनाने में इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें आंच धीमी रखी जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती। भाप द्वारा पकाना। पानी द्वारा उत्पन्न भाप भोजन को पकाने के रूप में कार्य करती है। इस विधि में भोजन सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता। प्रश्न संख्या 12 है, पार्टी के बाद आपके यहाँ कुछ चावल, मेथी, आलू बची रह गई। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। संक्षेप में समझाइए कि आप प्रत्येक को पुनः किस रूप में उपयोग करेंगे, अथवा अध्ययन सामग्री में दिए गए व्यंजनों के अलावा किन्हीं 5 व्यंजनों को बताइए जो बचे हुए भोजन की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। तो उत्तर है, पार्टी के बाद बचे हुए व्यंजनों को दोबारा खाने का मन न हो तो इसे कुछ इस तरह से स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जब हमारे घर में कुछ खाद्य पदार्थ बच जाता है तो कुछ हम उसको दोबारा तरीके से बना लेते हैं। तो पहला है चावल। अगर चावल बच गए तो क्या करेंगे, बचे हुए चावल से चीला बनाया जा सकता है। दही, बची हुई दही से कड़ी, राइस, इडली आदि बनाए जा सकते हैं। मेथी, आलू, बची हुई सब्जियों के से कटलेट, सैंडविच आदि बनाया जा सकता है। रोटी, बची हुई रोटी का पिज्ज़ा, चूरमा आदि बनाया जा सकता है। सलाद, बचे हुए सलाद से मिक्स रायता बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 है, घर पर केले पकाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो घर पर केले पकाने की विधि है कि घर पर केले को नेचुरल तरीके से पकाने के लिए सबसे सरल तरीका है कि चावल का इस्तेमाल करना। इसके लिए सबसे पहले आप केले के ऊपरी हिस्से को किसी प्लास्टिक द्वारा लपेट दीजिए। यानी कि जब कच्चा केला घर में लाते हैं तो उसको जो है प्लास्टिक द्वारा उसको लपेटा जाता है, और लपेटने के बाद आप किसी पेपर बैग या फिर न्यूज़पेपर में केले को रखकर चावल में रख दीजिए। लगभग 1 से 2 दिन में केले पक के तैयार हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पोषक तत्वों के संरक्षण की विधि कौन कौन सी है। पोषक तत्वों को संरक्षण करने की विधि बतानी है। तो भोजन की पूरी तैयारी एवं पकाने के दौरान होने वाले पोषक मूल्यों की क्षति को कम किया जा सकता है। वास्तव में कुछ विधियों का समझदारी से उपयोग करके भोजन के पोषक मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है। तो पहला है, घरेलू स्तर पर कौन कौन सी विधि होती है। इसे सदियों पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी निम्नांकित विधियों द्वारा किया जा सकता है। तो सदियों से ही ये विधि हमारे घर में उपयोग होती आई है। पहला है अंकुरन के द्वारा, खमीर द्वारा और सम्मिश्रण द्वारा। अंकुरन हम जब करते हैं, अंकुरन में क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। जैसे चना है, साबुत मूंग है, उसको 8-10 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं। फिर उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। कैसे निकलेंगे कि 8 से 10 घंटे तक उसको भिगो के रखा हो साबुत अनाज को, और फिर उसको वो मुलायम हो गया, फिर उसको किसी गीले कपड़े में फिर 8-10 घंटे के लिए बांध के रख देते हैं। तो उसमें छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, वो उग जाता है। ठीक है, तो वही अंकुरित किया वो खाद्य पदार्थ होता है। उसको जब खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक मात्रा से यानी पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है। खमीरिंग करना, ये जिसके अंदर हम दही के अंदर खमीर उठाते हैं। ठीक है, कुछ खमीर वाले खाद्य पदार्थ आते हैं, खमीर वाले पदार्थ आते हैं, वो डाला जाता है। तो इसको किण्वन करना भी कहा जाता है, जिसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि भटूरा वगैरह बनाते हो, इडली बनाते हो तो दही उसमें डालते हो और फिर 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हो तो उसमें खमीर उठ जाता है ना। ये आधा पौन घंटे के लिए भी छोड़ते तो वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, सम्मिश्रण करना, जिसके अंदर जैसे खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, पुलाव वगैरह बनाते हैं, उसमें सारे सब्जियों का हम मिश्रण करके उस खाद्य पदार्थ को बनाते हैं, तो जिससे पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। अगला औद्योगिक स्तर पर संवर्धी करके, तो वनस्पति तेलों को विटामिन ए और डी द्वारा, नमक को आयोडीन द्वारा। तो औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं, हम जो भी वनस्पति तेल लाते हैं तो ऐसे तेल लाते हैं जिसमें विटामिन ए और डी की मात्रा ज़्यादा हो। और नमक जो है, हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो उससे भी हमारे पोषक तत्व आयोडीन मिल जाता है।
गुणवत्तावर्धित द्वारा विनिर्मित खाद्य पदार्थों द्वारा उत्पादों द्वारा। तो गुणवत्तावर्धन क्या है, हम ऐसे खाद्य पदार्थ लाए जो अच्छी गुणवत्ता वाले हो, है ना, अच्छी क्वालिटी वाले हो। तो उसमें उस खाद्य पदार्थों के अंदर जो विनिर्माता होता है, जो खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां होती है, वो शुरू से ही उसके अंदर जो गुणवत्ता का ध्यान रखती है ना, और उसको फिर मार्केट में उतारती है। तो इस तरह से जो हमारे औद्योगिक स्तर पर भी हम संवर्धित खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। घरेलू विधियाँ हमने बताई दी है, जो कि अंकुरण है, खमीरीकरण है, सम्मिश्रण है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आ गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।